हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी ठीक है। क्लास 11 का चैप्टर 1 सेट्स हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज। तो स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए कि क्या चेंजमेंट हुए हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंडर। पहली चीज हमारी डिफरेंस ऑफ सेट्स हटा दिया गया, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स और उसकी प्रॉपर्टीज हटा दी थी। अब ये आपको नहीं पढ़ना है, और अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं तो आप ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। वो अभी अपडेटेड सिलेबस जेई वगैरह का और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का आना बाकी है। ये तो सीबीएसई ने अपने हिसाब से काट पीट दिया है। कुछ चीजें तो ठीक है काट दिए, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही गलत काट दिए, कुछ कुछ पूरे टॉपिक हटा दिए, लेकिन उनका यूज अभी भी है। तो वो हो गया ना कि आपको अगर नंबर्स का एडिशन सीखना है तो आपको नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए। अब नंबर्स ही हमने हटा दिए सिलेबस से, तो एडिशन सब्ट्रैक्शन कैसे सिखाएंगे। तो इस चीज में कुछ जगहों पे टीचर्स को भी दिक्कत होगी और स्टूडेंट्स को भी काफी दिक्कत होने वाली है। बाकी कुछ चीजें तो हाँ हटाई है, जेन्युइन है, उनका बहुत ही यूज नहीं था। जैसे क्लास 11th में कई टॉपिक्स हैं जिनका उतना यूज नहीं था, जैसे मैथमेटिकल रीजनिंग वगैरह का एक टॉपिक था, वो हटा दिया गया। क्लास 12th में एलिमेंट्री ऑपरेशन का यूज करके मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालते हैं, वो अननेसेसरी था। देखिए सेट थ्योरी में हम आगे बढ़ते हैं। सेट थ्योरी में आगे बढ़ने से पहले हमें कुछ चीजों की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। नंबर सिस्टम क्या होता है। देखिए नंबर सिस्टम इन डिटेल में हम नहीं जा रहे हैं कि नंबर सिस्टम की हर चीज आपको बतानी है। आपको सिर्फ बेसिकली पता होना चाहिए कि ये नंबर्स किस कैटेगरी में आते हैं, इनको रिप्रेजेंट किस सिंबल से करते हैं, बस आपको इतनी नॉलेज होनी चाहिए। फिर सेट थ्योरी में क्योंकि इन चीजों का यूज होता रहेगा, और अगर आपको इनको बेसिक चीजें नहीं पता है तो आपको दिक्कत होती रहेंगी। तो पहले हम ये चीजें क्लियर कर लें। नंबर सिस्टम, बेसिकली नंबर सिस्टम हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को हम रियल नंबर्स बोलते हैं और एक को हम इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर्स बोलते हैं। इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स नंबर आपके में सेपरेट टॉपिक है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर के नाम से, वो हम उसमें पढ़ेंगे। लेकिन बस इनको रिप्रेजेंट एक्स प्लस आई वाई फॉर्म में करते हैं। जो एक्स और वाई होता है ना, वो भी रियल नंबर होते हैं। अब रियल नंबर क्या होता है वो भी हम बता रहे हैं। जैसे मान लिया 3 + 2i लिख दिया हमने, तो 3 और 2 कैसे हैं, ये दोनों रियल नंबर है। रियल नंबर होते क्या है, इनको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। आप एक्सिस बनाते हैं, ये एक्स एक्सिस होती है और ये वाई एक्सिस होती है। तो इस पे जितने भी नंबर आप ड्रॉ कर सकते हैं सारे हमारे रियल नंबर होते हैं। पॉजिटिव नंबर्स को हम आर प्लस से लिखते हैं और निगेटिव नंबर्स को हम आर माइनस से लिखते हैं। मीन्स सारे रियल नंबर है, तो रियल नंबर हमारे माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक मूव करते हैं। पूरी रियल एक्सिस हमारी रियल नंबर से बनी होती है। रियल नंबर में ही सारी कैटेगरी है। पहली कैटेगरी हमारी रैशनल नंबर्स की है और दूसरी कैटेगरी इरैशनल नंबर्स की है। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है। जिनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं उनको हम रैशनल नंबर्स में काउंट करते हैं, ठीक है, जो रियल नंबर का ही पार्ट होता है। और इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनको हम p/q फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। कहने को आप इनको अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या आएगी, 1.141, और ये आगे चलते चले जाते हैं। इनको पता नहीं होता है कि कब स्टॉप होंगे। जाकर √3 को ओपन करेंगे तो 1.7325 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यू चलती चली जाती है और ये स्टॉप भी नहीं होते कि पॉइंट के बाद कहाँ जाकर रुकेंगे, हमें इनके बारे में नहीं पता होता है। चलते चले जाते हैं। इनको इरैशनल कैटेगरी में रखते हैं। ऐसे ही रैशनल नंबर्स में भी कुछ नंबर होते हैं, जैसे 1/3 हो गया, लेकिन ये रिपीट होते रहते हैं। लेकिन इनको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं प्रॉपरली। जैसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू 1.0.333333। कहने का मतलब है ये भी पॉइंट के बाद रुक नहीं रहे, लेकिन फिर भी इनको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये इस जो नंबर इस फॉर्म में लिखे जा सकते हैं उन सबको हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं। रैशनल नंबर्स में इंटीजर आते हैं। इंटीजर्स को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव इंटीजर है तो उसको कैपिटल Z प्लस लिखेंगे और निगेटिव है तो Z माइनस लिखेंगे। रैशनल नंबर्स को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इनके रिप्रेजेंटेशन आपको पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स हमारे Q से आते हैं, इंटीजर्स हम Z से लिखते हैं। पॉजिटिव इंटीजर तो Z प्लस, निगेटिव इंटीजर है तो Z माइनस का। जैसे रियल एक्सिस पे आप लिखते हैं ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये Z प्लस में आएंगे। ये निगेटिव इंटीजर है तो Z माइनस में आएंगे।
आई होप इतना क्लियर है। और इन्हीं में आता है हमारा होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि जितने पॉजिटिव इंटीजर्स हैं अगर उनमें हम जीरो भी इंक्लूड कर लें, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, सारे हमारे होल नंबर होते हैं। इनको कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जीरो से स्टार्ट होता है। नेचुरल नंबर हमारे कैपिटल N से चलते हैं। और होल नंबर इनमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें जीरो इंक्लूडेड होता है, इसमें जीरो इंक्लूडेड नहीं होता है, सिर्फ इतना सा डिफरेंस होता है। ये सारे होल नंबर है, सारे नेचुरल नंबर है हमारे। इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो जाते हैं, ऑड नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 से डिविजिबल नहीं होते। तो इवन को हम ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑड को हम ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। इतना ये उतना मैटर नहीं करेगा, आपको बस ध्यान रखना है। रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में हमारा रैशनल नंबर होता है, इरैशनल नंबर होता है। इरैशनल नंबर हमारे पॉइंट के बाद रुकते नहीं, चलते चले जाते हैं। √3 √5 √7 इस टाइप के नंबर, पाई हो गया, जिनको हम पी अपॉन की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। वो नंबर्स जिनको हम पी अपॉन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सारे रैशनल नंबर होते हैं, यानी इंटीजर्स भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं, होल भी नंबर भी हमारे रैशनल नंबर होते हैं। तो ये जितने भी इस साइड हमने लिखा है, जितने भी नंबर हमने ये लिख रखे हैं, इसको हटा के बाकी सारे नंबर हमारे रैशनल नंबर का ही हिस्सा होते हैं। तो आपको रैशनल नंबर याद रखना है, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, इंटीजर्स को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, होल नंबर को हम डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, नेचुरल नंबर को हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। प्राइम नंबर हमारे वो नंबर होते हैं जो खुद से डिविजिबल होते हैं या 1 से डिविजिबल होते हैं, यानी उनके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। जैसे 2 हो गया, ये खुद से डिविजिबल होगा या 1 से डिविजिबल होगा। 3 हो गया, इसके दो ही फैक्टर होंगे, 3 या 1 खुद। 5 1 या 5 खुद। 7 11 13 ऐसे जितने भी नंबर है सारे प्राइम नंबर कैटेगरी में आते हैं। और अल्फाबेट्स में आपको याद रखना है वॉवेल्स, कॉन्सोनेंट्स, इन सब का यूज सेट बनाने में होगा। आई होप इतना क्लियर है। अब सेट्स में हम आगे चलते हैं। तो पहला जो पॉइंट आता है वो सेट्स। सेट है क्या? देखिए, सेट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है वो हमारी दे रखी है कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। बस इतना सा आप याद रखिए। तो जितना भी झोल या झामा है वो सब इसी में है, वेल डिफाइंड। आप इस वर्ड को समझ लीजिए, वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है, तो आप समझ जाएंगे कि सेट्स किसको कहते हैं। वेल डिफाइंड का मतलब नाम से पता चल रहा है कि वो चीज जो पूरी तरीके से डिफाइंड हो, जिसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं हो सकता। कहने का मतलब है कि अगर मैं कह रहा हूं कि ये चीज ये है तो आप भी वही चीज कहेंगे, और बाकी जिसको भी दिखाया जाएगा ये चीज क्या लिखा हुआ है वो भी कहेंगे कि हाँ ये यही चीज है। अब इसको अगर हम लैंग्वेज में समझें तो जैसे मैं एक एग्जांपल ले लूं कि मैं आपकी क्लास में गया, मैंने कह दिया कि कोई 2 बच्चे खड़े हो जाएं, तो ये एक वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं हुआ हमारा। इस कैटेगरी में कोई भी खड़ा हो सकता था, इवन एक गर्ल एक बॉय या दोनों बॉय या कोई भी क्लास की पूरी क्लास में से कोई भी 2 स्टूडेंट खड़े हो सकते थे। लेकिन अगर मैं जाता हूँ और मैं कह दूं कि फलाना फलाना खड़े हो जाए, तो वो एक स्पेसिफिक एक फिक्स स्टेटमेंट है, सिर्फ वही 2 बच्चे खड़े होंगे, तो वो वेल डिफाइंड स्टेटमेंट है। और ऐसे जनरल वो एक जनरलाइज स्टेटमेंट होता है। तो अगर मैं लिख दूं यहाँ पे सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और एक मैं लिख रहा हूं सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट वेल डिफाइंड है। यहाँ पे देखिए किस स्टेटमेंट को हर एक चीज से लिखवाया जाएगा, हर एक बंदे से, तो वो वही चीज लिखेगा। पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, और यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, सेट ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? इस स्टेटमेंट में तो आप किसी से भी कहेंगे पहले 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं हमारे, 1 2 3 4 5। ये ऐसा क्यों लिख रहे हैं, अभी आप चलिए इसको हटा दीजिए, ये सब अभी हम बताएंगे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट में। तो ये कॉमा लगा के ये सब लिखते हैं। अभी फिलहाल के लिए बस आप इतना समझिए कि अगर हम किसी से पूछे कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या आएंगे, तो यही बताएगा। लेकिन अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखता कि 5 नेचुरल नंबर्स बताइए, तो हर एक का आंसर डिफरेंट हो सकता था। कोई कुछ भी लिख सकता है, क्योंकि नेचुरल नंबर्स हमारे क्या होते हैं, एन हमारे होते हैं 1 2 3 4 से लेकर के इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो अगर आप 100 101 102 103 104 लिखते हैं, तो ये भी 5 नेचुरल नंबर्स ही हैं। कोई अगर लिखता है 21 22 23 24 25, तो ये भी 5 नेचुरल नंबर्स है, और सारे स्टेटमेंट सही हैं।
इसलिए कह रहा हूं कि ये वेल डिफाइंड नहीं है और ये वेल डिफाइंड है। तो इसका मतलब ये एक सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये एक सेट को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये सिर्फ कलेक्शन ऑफ 5 नंबर्स है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? यहाँ पे क्या है, वेल डिफाइंड का मतलब है। ठीक है, तो ये आई होप इतना क्लियर है। जैसे मैं कह दूं साल के 5 दिन, तो कौन सा दिन, लेकिन अगर मैं कह दूं वीक के फर्स्ट 5 डेज या पूरे ईयर के जो स्टार्टिंग होती है उसके 5 डेज या एंड के 5 डेज, तो वो वेल डिफाइंड हो जाता है कि आप स्पेसिफिक बता सकते हैं कि दिसंबर के लास्ट से 5 दिन हम ले लेंगे या जनवरी के स्टार्टिंग के 5 के दिन ले लेंगे। तो वो स्टार्टिंग और एंड हमने फिक्स कर दिया या किसी मंथ का नाम ले लिया, उसमें कर दिया स्टार्टिंग एंड के फिक्स डेट, ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट हो जाएगा। और अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वो सेट में काउंट नहीं होता है। आई होप इतना क्लियर है। अब ये बात हो गई सेट की। अब हमें पता होना चाहिए कि सेट का इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो सेट देखिए, आपको सेट देखने को मिलेगा रिलेशन एंड फंक्शन में, RNF रिलेशन एंड फंक्शन, चाहे आप पूरा लिख दीजिए रिलेशन एंड फंक्शन में। फिर आपको देखने को मिलेगा प्रोबेबिलिटी में भी, प्रोबेबिलिटी में भी आपको सेट्स बनाने पड़ते हैं कि कोई टास्क करना है तो इतने इतने ऑप्शन हो गए, इनमें से हमें ये करना है ये नहीं करना है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। तो ये आपको इसकी इंपॉर्टेंस है, आपको कई टॉपिक्स में आपको सेट देखने को मिलेगा। इसकी इंपॉर्टेंस समझ गई। अब हम देख लेते हैं इनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सेट्स के जो नाम है उनको हम कैपिटल लेटर्स में लिखते हैं। जैसे आप कैपिटल A लिखेंगे, B लिखेंगे, S लिखेंगे, X लिखेंगे, Y लिखेंगे, ये सारे हमारे सेट्स के नाम है। लेकिन अगर हम एलिमेंट्स की बात करेंगे, एलिमेंट्स हमारे या तो नंबर्स होंगे, नेम होंगे या अल्फाबेट्स भी होंगे, लेकिन इनको हम स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे। आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, तो जो एलिमेंट्स आते हैं इसके वो स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं और जो सेट्स लिखते हैं हम वो कैपिटल लेटर में लिखे जाते हैं। अब सेट को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते हैं? सेट्स का रिप्रेजेंटेशन हम 2 टाइप से करते हैं। पहला हमारा आ जाता है रोस्टर फॉर्म और टेबुलर मेथड, और दूसरा हमारा आता है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म और ये दोनों एक ही हैं और सेट बिल्डर मेथड एक डेफिनेशन के फॉर्म में होता है। ये क्या होता है कि जो हमारा सेट दे दिया गया, देखिए इन दोनों का अलग अलग यूज है और ये जनरली काफी जगह यूज होता है, ये कुछ लिमिटेड जगह पे यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करते हैं वो देख लेते हैं। जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। तो अगर हम इस फॉर्म में लिखेंगे तो इस फॉर्म का मतलब होता है कि हम एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट्स में लिखते हैं ऐसे। ये ब्रैकेट्स बनाना आता होगा, ये आपको बनाना आता होगा ऐसे, फिर ऐसे ऐसे लाना है, ये ऐसे लाना है। सारे एलिमेंट्स हम इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फर्स्ट वाले फॉर्म में, रोस्टर मेथड में, रोस्टर फॉर्म। तो इनको हम रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कर्ली ब्रैकेट्स बनाए और सारे एलिमेंट्स को हम कॉमा लगा के लिख देंगे और ये बंद कर देंगे। तो ये हमारे एलिमेंट्स है। इस पूरे सेट को हम कोई नाम दे रहे हैं, मान लिया ए। तो ए एक ऐसा सेट है जिसमें 5 नेचुरल नंबर्स दे रखे हैं। इनको रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं, इसी को हम रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। और अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा? इसी क्वेश्चन को, तो यहाँ पे आपको एक वेरिएबल ले लीजिए, इन सारे नंबर्स को आप किसी से रिप्रेजेंट कर दीजिए, x, y, z, n, आप कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं। तो मान लिया हमने इनको x से रिप्रेजेंट किया तो हम लिखेंगे x सच दैट, ये जो सिंबल्स होते हैं सेमीकोलन, इनको हम बोलते हैं कॉलन, जिनको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सच दैट x इज सच दैट x इज नेचुरल नंबर x इज नेचुरल नंबर। हम डेफिनेशन को फॉर्म में लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, इसका यूज क्या है? जब हम ऐसे लिख सकते हैं तो ऐसे लिखने की जरूरत क्या है वो भी हम बता रहे हैं। x इज अ नेचुरल नंबर, x इज लेस देन और इक्वल टू 5। आपको डिफाइन करना पड़ेगा कहां से कहां तक, क्योंकि नेचुरल नंबर तो हमारे इनफाइनाइट तक होते हैं। मैंने लिखा x इज सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, कॉमा x लेस देन और इक्वल टू 5। और आप ऐसे भी लिख सकते थे x
such that x is first 5 natural numbers। तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी लिख सकते थे x such that x is a natural number where x is less than 6। आई होप इतना क्लियर है। देखिए यहाँ पे क्या है, नेचुरल नंबर हमारे 1 से स्टार्ट होते हैं, कहाँ तक जाना है 5 तक, और 5 भी लेना है, ये इंक्लूडेड है। इक्वलिटी लगा दी मैंने। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, x इज फर्स्ट 5 नेचुरल, यहाँ पे तो मैंने पूरा मेंशन ही कर दिया, आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर हमें पता है 1 2 3 4 5 होते हैं। इस वाली कंडीशन में क्या किया मैंने, x इज अ नेचुरल नंबर व्हेन या वेयर x इज लेस देन 6। यहाँ पे देखिए मैं 6 तक नहीं जा रहा, लेस देन लगा हुआ है, लेस देन और इक्वल टू नहीं लगा हुआ है, यानी कि हमें नेचुरल नंबर लेना है 6 से छोटे। तो ये भी सिंबल हम यूज कर सकते हैं। तो अगर इस सेट को इस तीनों फॉर्म में किसी में भी लिखा है तो वो सही है। अब क्वेश्चन आता है कि जब हम ऐसे लिख सकते थे, ये इजी मेथड है, सिंपली हमें सारे एलिमेंट्स लिख देने हैं, तो इसकी जरूरत क्या पड़ी। तो इसकी जरूरत के लिए आप इतना समझ लीजिए कि अगर हम एक सेट लिख दें, इस एक एग्जांपल लिख रहे हैं, सेट ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। देखिए वेल डिफाइंड है, फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। इसमें क्या होगा कि क्या आप 1 से लेकर 100 तक के सारे नंबर इसमें लिख पाएंगे? नहीं लिख सकते। ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाएगा और पूरा लिखने में भी आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इस चीज को इसमें लिखना बहुत ही आसान है कंपेयर टू दिस फॉर्म के। आई होप इतना क्लियर है। देखिए इसको हम अगर ऐसे लिखेंगे तो आप पूरे एलिमेंट्स कहाँ तक लिखेंगे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पूरे 100 लिखेंगे नहीं, बीच में आपको इनको हटाना पड़ेगा, यहाँ पे लाके सीधा 100 लिखे हम। तो ये एक लेंदी प्रोसेस हो जाता है। हर चीज को हम सेट्स में रिप्रेजेंट हर एक के नाम नहीं लिख सकते कभी कभी, तो उसके लिए हमारा ये मेथड काम करता है। तो यहाँ पे हम सिंपली क्या लिखेंगे, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर वेयर x इज लेस देन और इक्वल टू 100। तो ये देखिए इतने में ही हमारी पूरी डेफिनेशन लिख गई। x एक हमारा नेचुरल नंबर है जो 100 से छोटा है। आई होप इतना क्लियर है। नोट कर लीजिए। सेट थ्योरी में हम आगे बढ़े तो आगे हमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है जो बेसिक सी चीजें यूज होनी। जैसे मान लिया हमने कोई एक सेट लिख दिया जिसके एलिमेंट्स है मेरे पास ABCD, 4 फर्स्ट लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। अब इसमें से पूछेगा क्या कोई एक एलिमेंट इसका हिस्सा है, तो उसको लिखते कैसे। तो A इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, इज बिलोंग्स टू, ये सिंबल होता है, यानी A बिलोंग्स टू A। आपको देखना है कि क्या ये एलिमेंट इस सेट का हिस्सा है, तो मुझे दिख रहा है हाँ बिल्कुल है, तो हम ये सिंबल यूज करते हैं। अभी देखिए क्या E इस सेट का हिस्सा है, क्या E बिलोंग करता है A को, तो इस सेट में E नहीं दिख रहा है तो हम इसको लिख देंगे नहीं, ऐसे क्रॉस कर देंगे। तो ये होता है बिलोंग्स टू, ये होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। डज नॉट बिलोंग, ये इसको बिलोंग करता है, तो हम सिंपली ये बनाते हैं। बनाने कैसे, आपको C लिखना है और बीच में ऐसे लाइन खींच देना है, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है इसमें। आप सिंपली ऐसे बनाइए, बीच में E कर दिए, बिलोंग्स टू को अगर आप ऐसे कट कर देंगे तो डज नॉट बिलोंग। डज नॉट बिलोंग यानी E इसको बिलोंग नहीं करता है। आप देख लीजिए सेट में देखना है क्या वो है तो बिलोंग करता है, नहीं है तो नहीं करता। इन दो सिंबल्स का मतलब ये होता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सेट आपको ध्यान रखनी, 2 प्रॉपर्टीज है। पहली प्रॉपर्टी कहती है ऑर्डर ऑफ एलिमेंट डज नॉट मैटर। कहने का मतलब है कि अगर हमने एक सेट लिखा है, इसी सेट को अगर हम एग्जांपल ले ले ABCD, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे BCAD, ऐसे भी लिख सकते थे DACD। एवरीथिंग इज सेम, कोई भी नया सेट नहीं देगा, सारे एलिमेंट्स वही हैं, बस आपने उनको इधर उधर करके लिख दिया है, इससे नया सेट नहीं बनता है। तो ऑर्डर मैटर नहीं करता है, आप किस ऑर्डर में लिख रहे हैं सेट वही रहेगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती, ऑल एलिमेंट्स मस्ट बी डिस्टिंक्ट। कहने का मतलब है कि अगर आपने एक सेट इसी को ले लेते हैं A B C
टी लिख दिया है, तो इसका मतलब ये है कि इसमें 5 एलिमेंट नहीं हो गए, इसमें 4 एलिमेंट है, तो इसमें भी 4 एलिमेंट है। आपने इसको 2 बार लिखा, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हम सेट में हमेशा आइडेंटिकल एलिमेंट एक ही बार लिखते हैं, तो हमारा जो रियल सेट है वो यही रहेगा। इसे मान लिया हमने अपने नाम का ही ले लें कि आपको एक सेट बनाना है यूजिंग लेटर्स ऑफ द वर्ड। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, जैसे मान लिया मेरा नाम सिद्दीकी SIDDIQUI, तो मुझे फॉर्म अ सेट यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड, तो वो सेट क्या बन जाएगा। मान लिया सेट का नाम हमने ए दे दिया है, तो उसमें S आएगा, I आएगा, D आएगा, Q आएगा, U आएगा, तो ये सेट बन गया। आपको डी 2 बार नहीं लिखना, I 3 बार आ रहा है, आपको 3 बार नहीं लिखना है, Q 1 बार है, U 1 बार है, जो एक बार है उसी को आपको मेंशन कर देना है। तो ये हमारा सेट बन जाएगा यूजिंग द लेटर्स ऑफ दिस वर्ड। आई होप इतना क्लियर है। कोई भी लेटर, कोई भी वर्ड रिपीट हो रहा है तो उसको आपको अपने सेट के अंदर रिपीट नहीं करना है। यही 2 प्रॉपर्टीज होती हैं जो आपको ध्यान रखना है सेट थ्योरी में, तो इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने 2 एग्जाम्पल लिख दिए। पहला फॉर्म क्या है, कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि आप इनको आपको जो है सेट इस रोस्टर फॉर्म में लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में नहीं लिखना है। इन दोनों क्वेश्चंस को आपको रोस्टर और टेबुलर फॉर्म में लिखना है। तो पहले इनको कर लेते हैं, फिर हम सेट बिल्डर फॉर्म में चलते हैं। तो पहला हमारा रोस्टर फॉर्म का क्वेश्चन है, इनको हमें सिंपली रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले का आंसर जब हम लिखेंगे तो रोस्टर फॉर्म बहुत इजी होता है। मान लीजिए कोई सेट हम लिखे दे रहे हैं, एस, उनके सारे एलिमेंट्स को बस कॉमा लगा के आपको एज इट इज लिख देना है। तो ये फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा। इसी का जो सेकंड पार्ट है, फर्स्ट वाले क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, उसमें कह रहा है कि इनके जो रूट्स आएंगे उसको आपको सेट बिल्डर इस रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो इस पार्ट के पहले आपको रूट्स निकालने आने चाहिए। तो रूट्स कैसे निकालते हैं, x² - 5x + 6 = 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आई होप आप लोग पढ़ चुके होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नहीं पढ़ी है तो कैसे निकालते हैं आप इतना ध्यान रखिए। यहाँ पे जो नंबर, यहाँ पे देखिए अभी कुछ नहीं दे रखा है, तो 1 ले लिया हमने मल्टीप्लिकेशन में। ये नंबर विद साइन इससे मल्टीप्लाई होता है, तो वैल्यू कितनी आएगी, 1 × 6, दोनों प्लस के हैं तो वैल्यू 6 आएगी। अब हमें इसके ऐसे फैक्टर करने हैं, ऐसे 2 पार्ट बनाने हैं कि जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करें तो हमें कितना मिलना चाहिए, -5। तो मुझे दिख रहा है इसके फैक्टर कितने हो सकते थे, 1, 2, 3 और 6, ये फैक्टर हो सकते हैं। तो ऐसे कितने नंबर बन रहे हैं जिनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने से 5 बनना है। एक तो ये 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 6 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 5 आएगा, और इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तब भी 6 आएगा, यानी 2 पेयर बनना है। लेकिन हमको माइनस का चाहिए, ठीक है। तो आप कौन सा पेयर उठा सकते हैं, आप देखिए अगर हम 2, 3 इसमें रखते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, x² - 2x - 3x + 6 = 0। देखिए दूसरा वाला भी हम रख के देखेंगे, पहले ये देख रहे हैं 2 और 3 लिख दिया। देखिए आप जब इतने पार्ट को ऐड करेंगे, तो -2 - 2 - 3 -5 दे देगा, ठीक है। और इनका जब मल्टीप्लाई करा देंगे -2 × -3 तो वैल्यू प्लस का 6 दे देगा। आई होप इतना क्लियर है। 6,1 क्यों नहीं ले रहे, 6,1 क्यों नहीं ले रहे, देख लीजिए रीजन क्या है कि आप अगर -5 कैसे मिलेगा, 6 और 1 में -5 कैसे मिलेगा, ये माइनस का होना चाहिए और 1 प्लस का होना चाहिए, तभी तो वैल्यू कितनी आएगी, 5 माइनस का। आई होप इतना क्लियर है। बच्चों के मन में डाउट हो रहा होगा कि यही क्यों लिया, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसको भी सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो 5 तो मिल जाएगा, क्योंकि 5 मिल रहा है। लेकिन क्या आप मल्टीप्लाई कराएंगे इनका तो 1 × -6 वैल्यू कितनी देगा, -6। लेकिन हमको कैसा चाहिए था, प्लस का 6, इसीलिए हम ये ऑप्शन नहीं ले सकते। आई होप इतना क्लियर है। आप देखिए इस वाले ऑप्शन में क्यों ले लिया था, -2 - 3 हमको -5 तो दे रहा है, और -2 × -3 कराएंगे तो वैल्यू प्लस का 6 आ रहा है, और हमको प्लस का ही 6 चाहिए था। तो जब हम फैक्टर कराते हैं तो हम वही फैक्टर लेते हैं जिनको मल्टीप्लाई कराने से यही एलिमेंट मिले विद साइन, और ऐड सब्ट्रैक्ट करने से ये एलिमेंट मिले विद साइन। आई होप इतना क्लियर है। तो ये वाला ऑप्शन मेरे लिए सही था, इसीलिए मैंने यहाँ पे रख दिया। इनको आप ऐड करेंगे -5 मिल जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई करा देंगे तो 6 मिल जाएगा। नंबर्स का मल्टीप्लाई कराना है, और अगर आप यहाँ देखिए 6x² होता है तो ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 6x² ही आएगा। तो अब इतने पार्ट्स देखिए क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ जाएगा तो वैल्यू बचेगी x - 2।
और इस वाले पार्ट से माइनस का 3 कॉमन आएगा तो यहाँ x बचेगा और यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस का 2, सो x की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 3। देखिए x माइनस 2 पूरे से कॉमन आ जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगी, तो x की वैल्यू आ रही है 2,3। तो इसका जो आंसर आ जाएगा, इसके रूट्स आर कितने आएंगे 2,3। आपको बस एज इट इज लिख देने, ये सेकंड वाले का आंसर हो जाएगा। हमें तो बस इसके रूट्स लिखने थे, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2,3 और इसको सिंपली ऐसे ब्रैकेट में लिख देना था, एस टाइप का बनाना होता है। तो बहुत ज्यादा डिजाइन बनाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो ये सेट बिल्डर रोस्टर फॉर्म में हो गया, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब हमें सेट बिल्डर फॉर्म बनाना, कोई सेट दे रखा है, ये ऑलरेडी रोस्टर फॉर्म में दे रखे हैं, इनको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेट बिल्डर फॉर्म में। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर ये करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि ये हमारा रोस्टर फॉर्म में दे रखा है, इसको कन्वर्ट करना है हमें सेट बिल्डर फॉर्म में। तो सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, मान लिया ये कोई सेट ए है हमारा 1, 4, 9, 16, 25। अब आपको ये क्या दिख रहा है, मुझे दिख रहा है कि स्क्वायर्स दे रखे हुए नेचुरल नंबर्स के, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। लेकिन सेट में क्या होगा कि एलिमेंट्स सिमिलर पैटर्न फॉलो करेंगे या स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होगी उनकी, वेल डिफाइंड होंगे वो, इसीलिए ये वेल डिफाइंड है, वही प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया रहा है, इनको जब हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखते हैं, x such that x is such that x की वैल्यू है क्या, किसी नंबर का स्क्वायर ही तो है, यही तो है, हर एक नंबर का स्क्वायर हो रहा है। तो हमने मान लिया x is such that x is equal to n स्क्वायर। अब n को डिफाइन कर देना, n कहां से कहां तक जा रही है, देखिए 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है और 5 का स्क्वायर है। x is such that x is equal to n स्क्वायर, यानी हर एक नंबर का स्क्वायर करना। अब n क्या है ये आप बता दीजिए, where n is first 5 natural numbers। और ऐसे नहीं लिखना है तो ऐसे लिख दीजिए, x such that x is equal to n square where n belongs to नेचुरल नंबर और n की वैल्यू है कहां से 5 तक। आपको देखिए डेफिनेशन फॉर्म में लिखना है, तो ये जो पूरी लैंग्वेज है ये बिलोंग्स टू का मतलब मैंने बता रखा है कि n किसको बिलोंग करता है, n हमारा नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है और n की वैल्यू 5 से कम है। अगर आपको इक्वलिटी लगानी है तो आपको वहां तक जाना पड़ेगा, इक्वलिटी नहीं लगानी है तो उसके आगे वाले नंबर तक लिखना पड़ेगा। यानी आप ये लिख सकते थे x is such that x is equal to n square, n belongs to natural number, या यहाँ पे आप where भी लिख सकते हैं, and n is less than 6 भी लिख सकते थे। ये सेट है, तो हमें नेचुरल नंबर्स लिखने हैं 1, 2, 3, 4, 5, लेकिन 6 नहीं लेना है, हमें सिर्फ ऐसे छोटे नेचुरल नंबर्स ही लेने, और अगर आप इक्वालिटी लगाएंगे तो यहाँ तक जाना पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर, नोट कर लीजिए। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बस पैटर्न पहचानना है कि ये किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं नंबर। देखिए इसमें क्या हो रहा है, इन नंबर्स को अगर फॉर्मेट बदलें तो जो नंबर ऊपर आ रहा है 1 रख रहे हैं तो नीचे 1 में एक ऐड हो रहा है। अगर हम 2 रख रहे हैं इनकी वैल्यू तो 2 में भी एक ऐड हो रहा है, 3 रख रहे हैं तो नीचे क्या हो रहा है, 3 में भी एक ऐड हो रहा है, 4 रख रहे हैं तो 4 में क्या हो रहा है, 4 में भी एक ऐड हो रहा है। एक पैटर्न बन रहा है ना। तो नंबर्स कहाँ कहाँ चेंज हो रहे हैं, 1 ये तो कांस्टेंट ना हर जगह, ये तो कांस्टेंट है, इस वाले 1 को आप देखिए हर जगह कांस्टेंट है। तो जैसे यहाँ पे हमने इस वाले में लिखा था कि नंबर्स का स्क्वायर हो रहा था, तो यहाँ पे क्या है, वो नंबर यहाँ आ रहा है, n यहाँ पे n की वैल्यू 1 रखोगे तो 1 यहाँ आ रहा है, तो यहाँ आ रहा है, 3 यहाँ आ रहा है, 4 यहाँ आ रहा है। तो इस फॉर्मेट में ये नंबर लिखे हुए हैं, यानी अगर हम इसको जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो वैल्यू n अपॉन में n प्लस 1 का फॉर्मेट बन रहा है, जैसे ये n के स्क्वायर का फॉर्मेट बन रहा था। तो आपको पैटर्न देखना है, किस पैटर्न में नंबर लिखे हुए हैं, हमें वो जनरलाइज फॉर्म लिखना होता है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x is such that x is equal to n अपॉन में n प्लस 1, where देखिए यही फॉर्मेट चल रहा है, x is equal to x की वैल्यू क्या है, n अपॉन में n प्लस 1 के फॉर्मेट में। तो अगर आप 1 रखोगे तो नीचे उसमें एक और ऐड हो जाएगा, 2 रखोगे तो नीचे एक और ऐड हो जाएगा,
3 रखोगे तो नीचे एक और आ जाएगा, 4 रखोगे तो नीचे 5 होगा, 5 रखोगे तो नीचे 6 हो जाएगा, सब में एक ऐड हो रहा है। अब ये जो n है वो कहां से कहां तक जा रहा है, n तो ऊपर ही वाला है, 1 2 नीचे तो एक ऐड होके बस लिखा हुआ है, तो 1 2 3 4 5 6 नेचुरल नंबर है। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड n की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 6। आप देखिए n हमारा नेचुरल नंबर है और वो 6 से छोटा है, 6 है और 6 से छोटा है। अगर आप ये इक्वलिटी नहीं लगानी तो आपको 7 तक जाना पड़ेगा, अदरवाइज आप ये लगा दीजिए। तो नंबर्स कैसे लिखे हुए थे, इस फॉर्मेट में लिखे हुए थे, वो नंबर्स हैं क्या, नेचुरल नंबर्स हैं, और कहाँ तक जा रहे हैं वो आपको मेंशन करना पड़ेगा। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए।